नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। अब पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज हम प्रयागराज में हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव पे डिस्कशन करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार चौरसिया जी से। आज हम उनसे स्थानीय निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और उनके विचार जानेंगे। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैसे तो बीजेपी के नेता जितने भी हैं सब कहते हैं कि हमने जो वादे किए पूरे किए, पर जनता का ये कहना है कि जितने भी वादे किए बीजेपी ने, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। और फिर विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को कहती हैं भारतीय जुमला पार्टी। तो उस तौर पे क्या इस बात को सही माने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है कि जुमला पार्टी कहने के लिए कोई किसी को जुमलेबाज कह सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात जो हमारी पार्टी के कार्य के, तो बहुत बड़े बड़े जितने एजेंडे थे हमारी पार्टी के जी, उन बड़े एजेंडों में हमारी पार्टी ने पूरी तरीके से काम किया है। चाहे आप वो 370 ले लीजिए, धारा 370 को, CAA ले लीजिए, 3 तलाक का ले लीजिए, इस तरीके से तमाम बड़े जो इससे पूरा नेशन, पूरा देश प्रभावित हो रहा था, उस पे काम किया। आप ये समझिए। नहीं सर, आपकी इस बात से तो मैं ठीक है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये मूलभूत चीज़ें हैं जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए कम से कम होनी चाहिए, उसके लिए अच्छा है। तो वो चीज़ें पहले होनी चाहिए या ये चीज़ें पहले होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, महंगाई केवल देश में एक बार कोई सरकारें नहीं बढ़ा सकती। लोगों का कहना है बीजेपी के आर्थिक नहीं, ये आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरे दुनिया की मार्केट से उठाई जाती हैं। हाँ। आज आपने देखा जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उससे भी पूरा विश्व आज की तारीख में आर्थिक संकट से लड़ रहा है, जूझ रहा है। लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति, इतने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग अपने आप को विश्व के पटल पे उस आर्थिक कमजोरी से न जूझते हुए अपने आप को समृद्ध साबित कर रहे हैं। रही बात थोड़ी बहुत महंगाई की, तो ठीक है, ये वर्तमान में है, आज है, कल समाप्त भी हो जाएगी। वर्ल्ड के मार्केट में तमाम चीज़ें हैं, फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोलियम है, इसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से आज देश में थोड़ी सी महंगाई है। अच्छा। कल जब इन सब सारी चीज़ों पे विराम हो जाएगा, आप देखिए हमारे देश में इन सब चीज़ों के बावजूद सारी चीज़ हर एक व्यक्ति को मुहैया हो रही है, मिल रही है। आपने अभी बांग्लादेश में देखा, त्राहिमाम मच गया पेट्रोल डीजल के लिए, खाने के राशन के लिए। 500-500 रुपये में पेट्रोल बिक गया, 100 से 200 रुपये में आटा बिक गया। कम से कम हमारा इतना बड़ा देश जिसमें 130 करोड़ की आबादी है, इन सारी समस्याओं में दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है। उसके बावजूद भी हम लोग अपने एक एक जनता को, एक एक पब्लिक को हम अगर सारी चीज़ मुहैया करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। पूरी देश की जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारा नेतृत्व हर लड़ाई में, आपने देखा होगा कि कोविड में हमारा देश जिस तरीके से, में भी विपक्षी पार्टियों का भी कहना है, लोगों का भी कहना है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड इतनी बड़ी महामारी थी, अगर आप वर्ल्ड की तुलना में देखिए और उनके यहाँ की पॉपुलेशन देखिए, उनकी जनसंख्या देखिए, वहाँ की परसेंटेज देख लीजिए कि कितने लोग वहाँ उनकी मौतें हुई हैं, और हमारी जनसंख्या के आधार पे परसेंटेज देख लीजिए कितनी हुई हैं, तो आपको खुद आंकड़ा समझ में आ जाएगा। जहाँ तक जो विपक्षी कह रहे हैं जिस कोविड के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का इंजेक्शन बताते थे कि ये जो इंजेक्शन है ये भारतीय जनता पार्टी का है, इससे दूर रहिए, लास्ट में उन्होंने ही स्वयं बुला करके अपने आप को इंजेक्शन लगवाने का भी प्रयास किया। अच्छा। कहीं ना कहीं विपक्षियों के पास जब कोई चीज़ नहीं रह जाती कहने के लिए, तो उनको तो कुछ ढूंढना है कि हाँ, कोविड में इन्होंने ये किया, उसमें ये किया, महंगाई बढ़ गई, हम कैसे करें।
लेकिन ये मूलभूत आवश्यकता जो हमारे पब्लिक की, हमारे देश की जनता की है, एक एक चीज़ें हर इंसान को समय पे मुहैया हो रही है, सभी लोग सुरक्षित हैं। आज हमारे देश में तीसरा बूस्टर डोज, पूरा देश हमारा 2 डोज से परिपूर्ण हो चुका है। तीसरा बूस्टर डोज भी हमारे देश की लगभग 30% जनता को लग चुका है, जिसका कि पहले सीनियर सिटीजन को लगना था। हाँ। अब वर्तमान में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इसका ऐलान किया है, फ्री लग रहा है और सबको लगने के लिए बूस्टर डोज, सबको लगने के लिए परमिशन कर दिया। ये हमारे माननीय मोदी जी का और केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे स्वास्थ्य विभाग का और हमारे यहाँ जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए ये फ्रंट वैरियर लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो जिस लेवल पे था उन सब का हम अपनी पार्टी के तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस बड़ी समस्या में सरकार का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। चलिए आगे बढ़ते, मैं आपसे ये पूछूं तो बीजेपी धर्म का डर दिखाकर या बुलडोजर का डर दिखाकर ध्रुवीकरण कर रही है, लोकतंत्र में कितना सही है ये, मतलब कितना सही है लोकतंत्र? ये लोगों को लगता है कि बीजेपी धर्म का कौन सा डर है? किसी धर्म का कोई डर नहीं होता। मतलब कुछ एक धर्म को बताया जा रहा है, कुछ जाति समाज का कहना है कि या तो कहा जाए कि हिंदुत्व का मुख्य तौर पर चीजें जो बीजेपी ने ज्यादा साथ दिया या फिर हिंदुत्व को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जो तुगलकी शासकों ने हमारे देश के तमाम बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, बड़े बड़े तीर्थ स्थान था, उनको ध्वस्त करके अपना स्तंभ बनाया था, उसको आज हम लोग तोड़ करके अपनी चीज को, अगर वो भी न्यायपालिका के माध्यम से हम लोग अपनी चीज को हासिल करके एक सुंदर रूप दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा धर्म का डर है? जैसे शहरों का नाम भी बदला गया है बहुत सारे, उसमें प्रयागराज भी आता है और भी बहुत सारे शहरों का नाम बदला गया है, तो इसको करने की क्या जरूरत थी? जो चीज़ें हमारे अपने संस्कृति में है और हमारे पास अपना नाम प्रयागराज, तो ये आज से नहीं, आज से आदिकाल से नाम इसका प्रयाग। यहाँ पे तो आपको पता होगा कि हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो सबसे ज़्यादा यज्ञ प्रयाग में किया, उसी से नाम इसका प्रयाग पड़ा था। ये बाद में मुगल लोग आकर के इसके नाम को परिवर्तित करके इलाहाबाद किया, हमने अपना नाम अपने से वापस ले लिया। इसमें कोई हमें, हमारे समझ से तो इसमें विपक्ष को या किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान चुनाव में बीजेपी को उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है, इसमें क्या लगता है स्थानीय में मिलेगी? वो लोकल श्रेणी का चुनाव है और ग्राम प्रधान का चुनाव एक बहुत सीमित दायरे का चुनाव है और ये व्यक्तिगत संबंध का चुनाव होता है। इसमें किसी पार्टी के विशेष से चुनाव नहीं होता। जिस कैंडिडेट ने जो चुनाव जीता होगा वो व्यक्तिगत अपने संबंधों के बल पे ही चुनाव जीता होगा। अगर वो चुनाव हारा है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, तो उसके खुद के अपनी कैरेक्टर, खुद का कहीं ना कहीं से अपने समाज में या अपने गांव में उसके विश्वास पब्लिक में नहीं थी, इसलिए वो चुनाव हारा। ये पार्टी का चुनाव नहीं था और ना ही पार्टी हमारी कोई इसमें सिंबल दी थी चुनाव लड़ाने के लिए। क्या लगता है आपको कि इस बार बीजेपी से मतलब महापौर शायद ना बने, क्योंकि जो क्षेत्र बड़े हैं उसके वजह से बसपा और सपा के वोट काफी बढ़ गए हैं? ऐसा कहना हमें तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो क्षेत्र छोटा या बड़ा क्या है? क्षेत्र तो पहले ही पूरा भाजपा का है और भाजपा आज दिन पे दिन आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं से ये विपक्षी लोग ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति और दलित जाति ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। क्षेत्र बढ़ गया, पिछड़ी जातियाँ बढ़ गई, दलित समाज बढ़ गया, इसलिए महापौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जाएगा। हम तो महापौर नहीं, सारे चुनाव, महापौर आने वाला लोकसभा 2024 उसको भी डंके की चोट के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ आएगी। योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार हमारी बीजेपी की बनेगी। रही बात निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में कहीं से भी किसी का कोई भी अंतर कलह नहीं है और ना ही कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है। 100%
महापौर हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही चलिए, होगा। बहुत अच्छी बात है। अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब काफ़ी समय से अभी तक आप जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आपको कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठाया, मतलब क्या नए नेतृत्व से आपकी मुलाकात सही से हो नहीं पाई या फिर आपकी सोच थोड़ी अलग है? नहीं, पूरी नया नेतृत्व हमारे साथ है। नया नेतृत्व क्या, हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। बॉर्डर पे सिपाही को भेजा जाता है, जो सिपाही जिस बॉर्डर पे खड़ा करा दिया गया, हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। उसमें किसी नेतृत्व का कोई वो नहीं। और रही बात ये कि क्षेत्र में, तो क्षेत्र में अगर पार्टी कहेगी कि ठीक है, आप जहाँ हमको प्रत्याशी बनाए या जिस पद पे हमको नामित करेगी, हम वहाँ काम आप करेंगे। महापौर की क्या क्या जिम्मेदारियां मानते हैं? महापौर की जिम्मेदारियां जहाँ तक है नगर निकाय से संबंधित है, और नगर का जो शहरी एरिया है, अब तो थोड़ा से क्षेत्र बढ़ गया है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जी। प्रदेश के मुखिया की जितनी जिम्मेदारी है, देश के राष्ट्रपति का पूरे राष्ट्र की जितनी जिम्मेदारी है, इसलिए वो नगर का प्रथम नागरिक होने के कारण उसका भी उतना ही दायित्व, उतनी जिम्मेदारी है अपने नगर को हर तरीके से सुरक्षित और नगर की जनता के बीच में और शासन प्रशासन के को लेकर के बीच में सेतु का काम करे। ये महापौर की जिम्मेदारी है। नागरिकों की जो भी समस्या है और शासन प्रशासन से नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में महापौर को सेतु का काम, ब्रिज का काम करना चाहिए कि वो मध्यस्थ होकर के शहर की समस्याओं को और शासन की बातों को पब्लिक तक पहुंचाए और पब्लिक की बातों को शासन से निराकरण करके व्यवस्था को कायम कराए। चलिए, इस बार क्या लगता है आपको कि आपको टिकट मिलेगा? मतलब ये तो क्षेत्र की जनता की भाग्य के ऊपर है कि अभी तो देखिए, जिसको भी कहेगी पार्टी वो लड़ेगा चुनाव। मतलब इस वक्त तो बीजेपी की ही महापौर है अभिलाषा गुप्ता जी, लेकिन बीजेपी से कई दावेदार हैं, काफी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब क्या लगता है आपको कि इस वजह से गुटबंदी नहीं होगी पार्टी में टिकट मिलते? नहीं, हमारी पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है। अच्छा। हाँ, पार्टी जिसको निर्देशित कर देती है, जिसको नामित कर देती है कि आप तो ये चुनाव लड़ेंगे, दावेदारी सबकी है। और दावेदारी, हाँ, कोई किसी के विपरीत प्रचार नहीं करता। आप देख लीजिए, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, दावेदारी सबने की है। दावेदारी हमने भी की थी, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ कि नहीं, महापौर अभिलाषा जी रहेंगे। हम सब लोग उनको उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी के, हम लोग तो पार्टी के ध्वज के साथ हैं। पार्टी जहाँ कहेगी उसके साथ रहेंगे। हमको कहेगी हम लड़ेंगे, जिसको कहेगी वो लड़ेगा। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनसे हम स्थानीय निकाय चुनाव पे डिस्कशन कर रहे हैं। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, जो क्षेत्र बढ़े हैं, उनके बढ़ने से काफ़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हुई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं 89 में पार्षद रहा नगर निगम में। अच्छा। और उस समय मैं निर्दलीय रहा। उस समय जिले में 18 साल के बाद पार्षद का चुनाव हुआ था। अच्छा। उस समय कुल 40 वार्ड हुआ करते थे और एक वार्ड में 2 सभासद होते थे। बाद में 80 वार्ड हुए। वर्तमान में ये 100 वार्ड के रूप में परिवर्तित किया गया। जो 20 वार्ड बढ़ाए गए, ये 20 वार्ड पूरी तरीके से ग्रामीण अंचल के हैं और वहाँ पे नगर निगम अभी तक गया नहीं था, तो पूरा शुरू से वहाँ विकास करना होगा। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी समस्याएं हैं, नगर निगम की नियमावली को देखते हुए, उनके नगर निगम की तमाम बेसिक ज़रूरतों को देखते हुए और नगर निगम के द्वारा जो भी नगर निगम का नियम है उसके अनुसार वहाँ के भवन निर्माण, उनकी गली का निर्माण, उनकी गली का चौड़ीकरण, उनकी क्षेत्रों का विकास, वहाँ की लाइट सुविधा, पानी, और ठीक है, कुछ ना कुछ तो नगर निगम को वहाँ से लाभ भी होगा क्योंकि राजस्व बढ़ेगा। 20% करीब क्षेत्र बढ़ गए जी। 20 से 25% क्षेत्र बढ़ गए, राजस्व बढ़ेगा। वहाँ की नगर निगम क्षेत्र में सारी
जो भी मकाने हैं वहाँ से हाउस टैक्स आना प्रारंभ होगा, वहाँ से वाटर टैक्स आएगा, वाटर चार्ज आएगा, लेकिन उससे 4 गुना नगर निगम को वहाँ खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे मूलभूत कोई व्यवस्थाएं उस स्तर की नहीं होंगी जो नगर निगम क्षेत्र में हुआ करती हैं। हर वार्ड में नगर निगम जो अपनी सुविधाएं देता है उसके हिसाब से हर वार्ड में स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, लेकिन जो पहले से थे, जो जुड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सारे अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नहीं है। तो ये किसकी गैर जिम्मेदारी मानी जाएगी, महापौर की या फिर सिस्टम की जो बीजेपी के नियंत्रण में है? नहीं, देखिए, ये तो जिम्मेदारी के रूप में अगर कहा जाए तो कोई ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई जरूर। हमारी अभिलाषा जी ने पूरी तरीके से इसमें काम किया भी होगा, और हमें पूरी तरीके से ये ज्ञात नहीं है कि किन क्षेत्रों में जो पुराने के वार्ड हैं, हमारे समझ से ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे कि हमारा सामुदायिक केंद्र ना हो। बहुत सारे पुराने भवन या वहाँ पे बहुत सारे पुराने भवनों को भी लेके काफी चीजें हुई। अभी कुछ दिन पहले एक भवन भी गिरा था जिसमें काफी लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन फिर उस नगर निगम ने उसका इल्जाम तो ट्रस्ट पे थोप दिया। तो क्या लगता है कि नगर निगम अपना हाथ साफ कर? नहीं, इसमें नगर निगम की भी दोषी हम बिल्कुल पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन नगर निगम भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। और यदि भवन जिसका पुराना है उसको भी अपनी भवन के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को मूव करके जर्जर अवस्था की मरम्मत के लिए नगर निगम को सूचना भी देनी चाहिए, और त्वरित कार्रवाई नगर निगम को इसमें करनी चाहिए। इसमें नगर निगम के अधिकारी भी कहीं न कहीं से दोषी हैं, और उनको अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इसमें हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती, और इसमें नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। अगर अधिकारी समय रहते चेते होते और चिन्हित करते, जिस तरीके से वो तमाम GPS के माध्यम से तमाम घरों की अपना मूल्यांकन करके, अपना टैक्स का नियमावली बढ़ा करके टैक्स का संशोधन करा रहे हैं, उस तरीके से एक टीम बना करके इनके पास तमाम जोनल अधिकारी हैं, जोनल अधिकारियों के माध्यम से एक रिपोर्ट लेते, और रिपोर्ट के अनुसार इनको पहले से कार्रवाई करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन से मकान इस स्थिति में है, कि जिसका जर्जर अवस्था है, किसकी क्या स्थिति है, कितना वर्ष पुराना है, खुद मुआयना करते और उसको नोटिस चस्पा करके उसका ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते। तो शायद जो मुट्ठीगंज में घटना हुई जिसकी आप चर्चा कर रही, शायद उस घटना से हम लोग बच सकते थे। अभी इस वक्त रेहड़ी पटरी वालों के बारे में आपने सुना होगा, वो लोग बेरोजगार हो गए, वेंडर्स परेशान हैं। और अब टैक्स की बात करें तो वाटर टैक्स हो गया, और ये सारे टैक्स से भी जनता काफ़ी बहुत से परेशान है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस बार के चुनाव में आपको नहीं लगता कि भारी पड़ेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे जो ये पटरी दुकानदार हैं, ये स्मार्ट सिटी के कारण इनका कहीं ना कहीं जब तक इनकी व्यवस्था दूसरी न दे दी जाए, इनको हटाने का कार्य नगर पालिका को नहीं करना चाहिए, नगर निगम को नहीं करना चाहिए। इनकी कोई व्यवस्था दे दें, और नहीं तो समाज में अराजकता और तमाम चीज़ों की समस्याएं बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स बढ़ाने का कार्य है, अभी हमारे समझ से, चूँकि हम तो सदन में वर्तमान में हैं नहीं, लेकिन हमारे समझ से ये था कि इस पे पुनः विचार नगर निगम को और सरकार को करना चाहिए कि अभी कोविड से 2 साल 2 साल पहले हमारी पूरी जनता बाहर आई है, तमाम समस्याओं को झेलते हुए। तमाम लोग बेरोजगार हो गए, तमाम लोगों ने अपने परिवार के गार्जियन को खो दिया है, जिनकी आर्थिक कमाई का साधन भी समाप्त हो गया है। ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वर्तमान जो साल है, इस साल में इसको कर को न बढ़ा करके आगे के लिए उनको संशोधन करना चाहिए। ये हमारा अपना खुद का विचार है, और नगर की जनता हमारे समझ से सिर्फ इतना ही मांगती है कि आप इसको थोड़ा समय के लिए टाल दें, आगे वो सब देने के लिए तैयार हैं। नगर निगम चाहे तो वो काफ़ी सारे रोजगार दे सकता है, लेकिन फिर भी आउटसोर्स पे इतने सारे कर्मचारी क्यों रखे? आउटसोर्स पे रखने के लिए अब उनकी अभी वर्तमान में जो प्लानिंग नगर आयुक्त और हमारी महापौर हैं, उन लोगों के बीच की जो भी हो, शासन का जो भी आदेश हो। और एक बात आपको बहुत कटु सत्य बता दें जी, कि जिस क्षण हमारे यहाँ के लोग भी कर्मचारी
जब सरकारी नौकरी में आ जाते हैं और उनको पूरी तरीके से मालूम हो जाता है कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता, जी तो वो अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य भी समयानुसार नहीं करते। बिल्कुल। जिसका ये कारण है कि कुछ लोगों के गलती करने के कारण सारे समाज के सारे लोग दोषी माने जाते हैं, सारे कर्मचारी दोषी माने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 20 से 25% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने काम को ईमानदारी से ना कर और नौकरी पक्की मिलने के बाद वो काम को उस जिम्मेदारी, उस ईमानदारी से नहीं करते, जिसके कारण ये ठेकेदारी व्यवस्था और बाहर से कर्मचारियों को लेकर काम कराने का कार्य नगर निगम कर रही है, जिससे कि ये लोग जब चाहेंगे हम हटा देंगे, तो वो इस डर में काम करते हैं कि हो सकता है अगर काम नहीं करेंगे तो अगले महीने निकाल दिए जाएंगे। चलिए, आपकी काफ़ी नीतियाँ तो हम सुन चुके हैं, और आगे मान लीजिए महापौर का टिकट मिलता है या फिर आप बनते, तो आपकी क्या क्या नीतियाँ हैं उसके लिए? अब हम केवल नीतियों में एक ही बात बताएंगे कि हम एक एजेंडा हमारा, शायद आपने सुना होगा, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना एक लाइन का स्लोगन बताया था, कार्य तुम्हारा लक्ष्य हमारा। केवल हमारा एक लाइन की भाषा है, उसको पब्लिक खूब समझती है। जो पब्लिक का कार्य होगा वही मेरा लक्ष्य होगा, पहले और पब्लिक के बीच में रहना जी एक संकल्प ये कि जिस तरीके से हम पिछले 33 साल से राजनीतिक जीवन में पब्लिक के बीच में हैं, कोई भी एक हमारे ऊपर पिन पॉइंट का दाग नहीं है। समाज में सर्व समाज से हमारे संबंध हैं, ना हमारे ऊपर किसी जाति का, न किसी समाज का, न किसी धर्म का कोई आक्षेप नहीं है। इस कारण हमें सर्व समाज से लगाव है और हम सब की बात सुन करके उसका निर्णय वही निकालेंगे जो एक बहुल संख्या का आवाम उसको चाहता होगा। चलिए, आपने जैसे इतनी सारी बातें बताई, पहले कुछ भी बातें जो नेता बोलते थे वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग नेताओं की बात पे भरोसा नहीं करते। पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी है, जैसा आप जानते हैं। इस गिरावट का वजह किसको मानते हैं आप? आपको बता दें कि पॉलिटिशियन और लीडर दो तरह के लोग होते हैं जी। जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको साम दाम दंड भेद करके अपनी कुर्सी हासिल करना होता है, वो होते हैं पॉलिटिशियन जी। और जो होते हैं लीडर, वो पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक की समस्याओं को लेकर के हमेशा लड़ने का कार्य करते हैं। उनको केवल एक पागलपन होता है कि हमारे साथ जो जत्था है ये किसी समस्या से पीड़ित ना हो, और वो उसकी लीड करके लीडरशिप हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाते हैं जी। तो वर्तमान में आज की तारीख में ये कहना भी थोड़ा सा कठिन भी है कि पॉलिटिशियन और लीडरशिप में लीडरों की कमियां आ गई हैं। पॉलिटिशियन इस समय काफ़ी तादाद में है, लीडर की तादाद कम हो गई है, जिसके कारण अब हमको तो हमारी जनता बताएगी कि हम क्या हैं। हम अपने से आपके हिसाब से आप क्या हैं? नहीं, हम तो अपने लिए कभी ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हम पब्लिक के बीच में रहना पसंद करते हैं और पब्लिक को लीड करने की उनको भी उत्साहित करते हैं कि जिन समस्याओं से हम यहाँ तक झेल करके आए हैं, हमारे आने वाली जनरेशन में केवल अपनी परिवार की नहीं, हमारा समाज पूरा परिवार है, हमारा देश पूरा परिवार है, हमारा नगर पूरा परिवार है। हमारी आने वाली जनरेशन उन समस्याओं से निजात पाले, इसी संघर्ष के साथ हम राजनीति करते हैं। काफ़ी समय से जुड़े हैं आप राजनीति से, कई सारे महापौर का कार्यकाल देखा होगा आपने। अब तक के कौन से ऐसे महापौर रहे हैं या रही हैं जिनका कार्यकाल आपने सही काफ़ी माना होगा, जिन्होंने काफ़ी काम किया हो? नहीं, सभी महापौरों ने अच्छा काम किया है हमारे यहाँ, किसी ने कैसा नहीं। सभी महापौर में वर्तमान से लेके पहले के सभी हाँ, ज़रूरत के समय पे महापौर की जिम्मेदारी तो ये है कि उस समय की आवश्यकता क्या है, उस समय पे क्या चीज़ चाहिए, वो महापौर को उपलब्ध कराना है। कोई इसका एजेंडा नहीं होता महापौर का। और कोई भी राजनीतिक दल को या जहाँ तक ये लोकल राजनीति में महापौर के चुनाव में किसी महापौर को एजेंडा लेके नहीं चलना चाहिए कि मात्र हम अपने 10 एजेंडे को ही करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पब्लिक के बीच में आप रहिए,
पब्लिक की एजेंडे को देखिए। क्या पता जो 10 एजेंडे आपने बोला है उस 10 के अलावा 11वां कोई एजेंडा आ जाए, क्या आप उसको नकार देंगे? और वो समाज के हित में होगा तो। अभी प्रेजेंट टाइम अभिलाषा गुप्ता की बात की जाए तो उन्होंने काफी विकास किया है, सिविल लाइन साइड में काफी विकास किया है उन्होंने, और भी कई क्षेत्रों में उन्होंने रोड वगैरह बनवाए हैं, चौड़ीकरण भी हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोडों की हालत बद से बदतर है, जैसे करेली, गिनाने, और भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो इसकी क्या वजह है? मतलब कोई पर्सनल दुश्मनी है ऐसे एरिया से या फिर कोई और बात? नहीं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अब कहीं काम हो पाया है, कहीं नहीं हो पाया है, लेकिन रोडों की वही है जो पिछले साल बरसात में थी और इस साल भी बरसात में वही हालत है। थोड़ा सा गुणवत्ता के ऊपर भी है। बहुत सी रोडें अभी बनी थी उसकी गुणवत्ता, और कुछ अभी जो तत्काल मानसून की व्यवस्था है, मानसून आ गया है, रोड हमारे बने हुए मात्र 3-4 महीने हुए थे, मानसून के कारण भी कट रहे हैं। थोड़ा गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, क्या लगता है कि अब ये स्थानीय चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी पटकथा लिख देगा? लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है जी, और ये नगर का चुनाव है जी, ठीक है। मतलब क्या थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? पटकथा लिखे न लिखे ठीक है, लेकिन एक कामा फुल स्टॉप का ही काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जो भी पार्षद लोग चुन के आते हैं वो भी अपने, जैसे ग्राम प्रधान व्यक्तिगत व्यवहार पे, पार्षद भी अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे ही आएंगे। नो डाउट महापौर का चुनाव एक बड़ा चुनाव है। महापौर का चुनाव एक चैलेंजिंग चुनाव रहेगा और तमाम चीज़ें हैं। अभी नगर में महापौर के चुनाव को लेकर के बहुत लोग दावेदारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सब चीज़ों पर विराम करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना महापौर नगर निगम में भेजेगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमारा प्रदेश नेतृत्व और ज़िले का नेतृत्व जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक के बीच में काम भी कर रहा है, पब्लिक की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को सुन भी रहा है। और अभी आने वाले दशहरे में जैसा आप बता रही हैं गड्ढे का, तो ठीक है, अभी बरसात के ख़त्म होते ही 10 से 15 दिन में आपको गड्ढा मुक्त हमारा प्रयागराज दिखेगा। चलिए देखते हैं सर। चलिए, लोकसभा में मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। फिलहाल जनता के लिए इस वक्त पे आपका क्या संदेश है वो बताइए। जनता के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि समाज को, नगर को, प्रदेश को और देश को आगे ले जाने के लिए कहीं किसी भ्रम में ना आए, अपने पूरे बुद्धि विवेक से और ऐसे लीडर का चुनाव करें जो आपकी लीडरशिप हमेशा के लिए मेंटेन रखे और आपके साथ हर समस्याओं को निदान पाने के लिए, करने के लिए आपसे कंधे से कंधा मिला करके आपके बीच रहे। और हमारी प्रयागराज नगर की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है, बहुत ही समझदार है। ये बहुत बड़ा पद का चुनाव है। इसमें नगर की जनता से पुनः अपील यही करेंगे कि अपने सूझबूझ के साथ अपने मत का प्रयोग करें और कहीं भ्रम में न जाएं। कहीं कुछ नहीं होने वाला है, समाज बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी महंगाई की जो भी समस्या है, इसके अलावा आप लोगों को ये सोचना है कि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमारी पूरी हो रही हैं। कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, अलग बात है, लेकिन हो रही हैं पूरी। इसके साथ हम जनता से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आने वाले निकाय चुनाव में बढ़ चढ़ करके अपनी वोट की भागीदारी करने के लिए अपील करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया निकला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे दिलीप कुमार चौरसिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। खैर, उन्होंने अपनी सारी नीतियां, रणनीतियां सब गिना दी। जनता के द्वारा बीजेपी पे जितने भी सवाल थे उस पर भी क्लीन चिट दिया। कुछ चीज़ें जो सच में बिगड़ी हैं उस पर भी एक्सेप्टेंस लिया है। और है तो पॉलिटिशियन, पर समाज सेवी वाला व्यवहार देखा है मैं आज उनका। और आगे उन्होंने जो भी चीज़ें गिनाई है कि चीज़ें ठीक होंगी वो भी देखेंगे, और उनकी नीतियां, अगर उन्हें टिकट मिलती है और महापौर बनते हैं तो वो भी देखेंगे। और उन्होंने जो बताया कि अपने मत का प्रयोग कैसे करें उसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो ऐसे ही नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मैं श्रेय सिंह राठौर, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।